इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी की बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों के चलते पद से हटाने संबंधी विधेयक पर गरमाई राजनीति। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने बीजेपी पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के प्रखर राष्ट्रवादी नेता और राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर मसूरी में भारतीय जनता पार्टी मंडल ने श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। सहारनपुर के नुक्कड़ में मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च और हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। मसूरी में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। 2 परिवारों के आशाएं बुरी तरह हुए क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर की मदद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों के चलते पद से हटाने संबंधी विधेयक पर राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने इस विधेयक पर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। इकरा हसन ने कहा कि ये बिल लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और ये विपक्ष को दबाने की साजिश का हिस्सा है। सपा सांसद का कहना है कि सरकार लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाने के लिए कानूनी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं एसआईआर पर उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन हमें सरकार की तरफ से ना तो कोई आश्वासन मिला है और ना ही इस पर कोई चर्चा हुई है। बिल्कुल है, लेकिन ये भी हमारे देश की कानून व्यवस्था और धरातल की सच्चाई है कि फर्जी मुकदमे भी होते हैं, फर्जी कार्रवाई भी होती है, राइट टू अपील भी मौजूद है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आज से पहले भी बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, एक ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है। तो ये जल्दबाजी किस बात की है कि 30 दिन में ही आप सत्ता से हटाना चाहते हैं किसी को? ये सिर्फ और सिर्फ तीनों जो चीज़ें हैं, एसआईआर हो, वोट चोरी हो और ये जो अमेंडमेंट है, तीनों एक परियोजना है ये, क्योंकि भाजपा को अपनी सियासी ज़मीन खिसकती दिख रही है। इन लोगों को लगता है कि अब इसी तरह के फरमान लाने के माध्यम से ही ये सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, तो उसी की परियोजना बैठाई जा रही है। हमारे लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है लगातार। आज बाबा साहब होते तो बहुत उन्हें अफसोस होता ये देखकर कि जिस देश के लिए वो लोग लड़े, जिस देश की आज़ादी के लिए लड़े, आज उस देश को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ हम सब के लिए शर्म का वक्त नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर हम लोग शर्मसार हुए हैं। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, जिनकी लोग एग्जाम्पल्स देते थे पूरे देश भर में, आज वहाँ पर इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो ये बहुत अफसोसजनक है और ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। दुर्भाग्यपूर्ण तो निश्चित रूप से है, लेकिन हमें ये सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष की, कि वो विपक्ष की आवाज़, जो कि जनता की आवाज़ है, उसको सुने और कोई समझौता आए, बीच में बैठ के बात हो। लगातार विपक्ष एसआईआर का मुद्दा पहले दिन से उठाता रहा है, लेकिन एक भी दिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई समझौते की बात नहीं हुई, डिस्कशन की कोई बात नहीं हुई। जब इतना बड़ा मुद्दा हमारे सामने है तो और कोई भी मुद्दा इसके सामने फीका पड़ता है। हमारे देश के लोकतंत्र पे हमला है एसआईआर के माध्यम से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एलओपी के द्वारा, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया, लेकिन किस तरह के वो जवाब थे, कोई भी मुझे राहुल गांधी जी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा मैं सिर्फ वोट एडिशन जिस तरीके से हुए हैं ये एक तरीका है, डिलीशन भी होते हैं, लेकिन उनका प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो सिर्फ जो वो प्रूफ दे सकते थे उस पर उन्होंने जवाब मांगे, एक भी सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। उसके बाद एक ऐसा अमेंडमेंट लाया गया 130th अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से अगर 30 दिन तक किसी भी मुख्यमंत्री को सजा हो तो उन्हें हटाया जा सकता है।
बिल्कुल हैं, लेकिन ये भी हमारे देश की कानून व्यवस्था और धरातल की सच्चाई है कि फर्जी मुकदमे भी होते हैं, फर्जी कार्रवाई भी होती है, राइट टू अपील भी मौजूद है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आज से पहले भी बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, एक ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है। तो ये जल्दबाजी किस बात की है कि 30 दिन में ही आप सत्ता से हटाना चाहते हैं किसी को? ये सिर्फ और सिर्फ तीनों जो चीज़ें हैं, SIR हो, वोट चोरी हो और ये जो अमेंडमेंट है, तीनों एक परियोजना है ये, क्योंकि भाजपा को अपनी सियासी ज़मीन खिसकती दिख रही है। इन लोगों को लगता है कि अब इसी तरह के फरमान लाने के माध्यम से ही ये सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, तो उसी की परियोजना बैठाई जा रही है। हमारे लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है लगातार। आज बाबा साहब होते तो बहुत उन्हें अफसोस होता है ये देखकर कि जिस देश के लिए वो लोग लड़े, जिस देश की आज़ादी के लिए लड़े, आज उस देश को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ हम सब के लिए शर्म का वक्त नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर हम लोग शर्मसार हुए हैं। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, जिनकी लोग एग्जाम्पल्स देते थे पूरे देश भर में, आज वहाँ पर इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो ये बहुत अफसोसजनक है और ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। हरियाणा में हुए मनीषा हत्याकांड ने महिला सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल उठाया है। इसके साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं मनीषा को न्याय दिलाने के लिए अब लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने आनंद स्वामी से बात की। सुनिए क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर। घटना सुनी होगी हरियाणा की, जिसमें मनीषा की जिस प्रकार से मौत कर दी गई और कई दिनों तक वो गायब रही और परिवार के साथ कुछ पुलिस वालों ने ऐसा व्यवहार किया, कहा कि वो कहीं चली गई या क्या हुआ। लेकिन जिस प्रकार से उनके फ़ोटो आई बाद में सोशल मीडिया पर और जो है उनके चेहरे पर जिस प्रकार से जिनका चेहरे का जो हाल किया गया, और अब मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सभी पब्लिक जो है और सभी जो है कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो उन्हीं के साथ में जिस प्रकार से आज ये इस तरह की और इस युग में ये घटना हो रही है, तो क्योंकि सरकार भी फिलहाल अगर बात की जाए तो वहाँ पर बीजेपी की है, नायब सैनी जो है मुख्यमंत्री हैं। और सीधी हम बात करेंगे आनंद स्वामी जी से कि इस घटना को कैसे देख रहे हैं और इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया है और आखिरकार मनीषा को लेकर के इनके ये क्या कहना चाहते हैं। स्वामी जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है प्रिय। स्वामी जी, आपने घटना सुनी होगी, दर्दनाक घटना है। और जिस प्रकार से मनीषा जो कि एक लड़की थी और उनकी आपने वीडियो में सोशल मीडिया पर फोटो देखा होगा, चेहरे को किस तरह से किडनियाँ उसकी बेच दी गई, किडनी निकाल दी, बेच दी निकाल दी गई, और जिस तरह से उसके साथ में घटना की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो प्रिय पूरे देश में रोष है। हम भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस बात को लेकर के, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि कुछ दिनों तक यह घटना लोगों के जहन में रहेगी। कुछ दिनों तक मनीषा को न्याय मिले इस तरह की बात होगी और उसके पश्चात ये सारी चीज़ें भुला दी जाएंगी। फिर एक अगली घटना होगी, फिर नई खबर का इंतज़ार करेंगे लोग बाग। ये खबरें लोगों का मनोरंजन करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। लोग जो आंसू बहा रहे हैं वो आंसू झूठे इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं कई बार देश के अंदर हो चुकी हैं तो फिर लगातार लोग इन चीज़ों को लेकर के एक्टिव क्यों नहीं रहते? फिर किन चीज़ों को लेकर के एक्टिव नहीं रहते? सबसे पहले हम न्याय व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाएं। हम जो हमारे पुलिस तंत्र के अंदर भ्रष्टाचार है उस पर हम आवाज़ उठाएं। जो गंदगी समाज में फैल रही है उसके खिलाफ हम जागरूक हो जाएं। अगर इन चीज़ों में काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना बार बार नहीं होगी। वरना जिस तरह से यह दिल दहला देने वाली घटना है, एक बच्ची का पहले तो वह लापता हो जाती है और जब उसकी लाश मिलती है तो गर्दन कटी हुई है, केवल 5 सेंटीमीटर से कम वह अटकी हुई थी, पूरी गर्दन कटी हुई, श्वास नली कटी हुई, आहार नली कटी हुई, उसकी किडनीज गायब हैं, उसके बच्चेदाने गायब है, उसकी आंखें गायब हैं, चेहरा उसका जला दिया गया है। और उससे भी बढ़कर दुख की बात यह है कि उसे सुसाइड बताने का प्रयास किया जा रहा है। उससे बढ़कर दुख की बात यह है, यानी वहाँ पर यदि आप क्रमवार तरीके से देखेंगे कोई भी घटना सुसाइड की तरफ इंगित नहीं करती, उसको सुसाइड बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वास्तव में दिल दहला देने वाली हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जिस प्रकार से आपने देखा कि जो चेहरा आया क्या तेजाब कर दयाल करके गर्दन काट करके अपनी कोई सुसाइड इस हालत में कोई अपनी कर सकता है कि जिस प्रकार से इसको मामले को दबाया जा रहा है, तो किसका आप क्या देख रहे हैं, किसका संरक्षण प्राप्त हो रहा है? देखिएगा, ऐसा हो सकता है कि बच्ची जो थी वो गरीब परिवार से थी, मजदूर था उसका पिता। तो बच्ची ने सोचा होगा कि भाई मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी आगे तो उसके लिए खर्च की आवश्यकता है, माँ बाप पर बोझ भी नहीं बनूं, तो उसने पार्ट टाइम शिक्षिका का काम करना शुरू कर दिया प्ले स्कूल में। फिर उसने नर्सिंग के लिए उसे आगे पढ़ाई करनी थी तो कहीं पर बीएससी के लिए कॉलेज में गई थी वो फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए। वहाँ से वह गायब हो जाती है।
उसके बाद जब उसके पिता पुलिस के पास में जाते हैं तो पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता, बल्कि इस तरह की बातें अपमानजनक कही जाती हैं कि आ जाएगी तुम्हारी बच्ची, किसी के साथ भाग गई होगी, पिकनिक मनाने गई होगी, जो अक्सर इस तरह की बातें होती हैं और जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से उसकी सुनवाई होती है, लाश मिलती है, तो लाश जिस स्थिति में मिलती है वहाँ से जो बातें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यह आत्महत्या है, तो आप मुझे बताइएगा कि उस आत्महत्या में अगर एक व्यक्ति, जीवित व्यक्ति अपनी किडनी निकालेगा, किडनी निकालकर आत्महत्या करेगा, तो आप इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसा संभव है? अगर अपना गर्भाशय पहले निकालेगा तो क्या ऐसा संभव है कि जीवित व्यक्ति अपना पेट फाड़ करके गर्भाशय निकालेगा? क्या ऐसा संभव है? बोले कि मरने के बाद उसने ये किया, मरने के बाद कोई गर्भाशय निकाल सकता है अपना? बोले कि मर गई होगी, फिर जंगली जानवर ने पेट फाड़ दिया, उसका तो कपड़ा पेट पर ढका हुआ और खून के कपड़ों पर कोई दाग नहीं मिले, बिल्कुल। तो ये बात भी। दूसरी बात यह भी बताया जा रहा है कि उसके जो शरीर से जहर के सैंपल मिले हैं वो स्पष्ट करते हैं कि उसने जहर भी खाया है, यानी कीटनाशक वगैरह भी उसने कुछ खाया है। तो उसने पहले जहर खाया या पहले गर्दन काटी, और अगर पहले जहर खाया तो फिर गर्दन कैसे काटी, फिर अपने अंगों को कैसे निकाला, और ये सारे काम करने के बाद अपने चेहरे पर तेजाब कैसे डाल दिया? पहले तेजाब डाल दिया कि सारा चेहरा गल गया, और फिर मतलब ये क्रम कैसे बैठाएंगे आप? ये जो बात कहने की कोशिश की जा रही है, इस सीक्वेंस को जैसे फिट करने की प्रयास किया जा रहा है, ये वास्तव में बेवकूफाना बात है, ये विसंगतियों से भरी बातें हैं। मैं कहूंगा कि झूठ बोलो तो ऐसा तो बोलो जो पकड़ा ना जाए, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये झूठ है, ऐसे झूठ का क्या लाभ? अगर इस तरह से आप चीज़ों को दबाने का प्रयास करेंगे तो फिर आगे भी इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। ये दबाने का प्रयास क्यों हो रहा है? क्योंकि पुलिस ने पहले इसमें बहुत बड़ी गलती की है। अब प्रेशर आ रहा है, दुनिया इस मामले पर आवाज़ उठा रही है, तो फिर यह भी सवाल उठेंगे कि पहले इस व्यक्ति की सुनवाई क्यों नहीं हुई। यहाँ पर तंत्र की पोल भी खुलेगी, इसलिए शायद पुलिस दबाव में है। यह हो सकता है कि कुछ इसमें रसूखदार लोग हों जिनका प्रभाव हो, लेकिन इसमें कुछ गोलमाल तो जरूर हो रहा है, लिपापोती तो जरूर हो रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के प्रखर राष्ट्रवादी नेता और राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह के पुण्यतिथि पर मसूरी में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मसूरी के ऐतिहासिक तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। जब कार्यकर्ताओं ने कल्याण सिंह अमर रहे के नारों के साथ उन्हें याद किया तो माहौल भावुक हो गया। वरिष्ठ भाजपा नेता मदन मोहन शर्मा और विजय रमोला ने मंच से अपने उद्बोधन में कल्याण सिंह से जुड़ी कई अप्रकाशित और व्यक्तिगत यादें साझा की, जिसमें मसूरी से उनका गहरा जुड़ाव प्रमुख था। उन्होंने बताया कि कल्याण सिंह के पोते की शिक्षा मसूरी में हुई, जिसके चलते वह स्वयं भी मसूरी अक्सर आते रहते थे। यहाँ की वादियों, सादगी और लोगों से उनका आत्मीय संबंध था। वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा ने कहा, कल्याण सिंह ने सिर्फ राजनीति नहीं की, उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाई है। वह राम मंदिर के लिए जिए और निर्माण कार्य शुरू कराकर ही चैन की सांस ली। कल्याण सिंह जी का मसूरी से बहुत प्रेम था और राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन दांव पे लगा रखा था। मसूरी जब 3 बार उनका आना हुआ और जब भी वो आए 3 वर्षों में लगातार, क्योंकि उनका पोता यहाँ पढ़ता था जिसका लोकल गार्जियन मैं था, तो उस पोते से मिलने के लिए वो बार बार आते थे और हमें कार्यकर्ताओं को अपने PWD गेस्ट हाउस जहाँ वो ठहरते थे वहाँ बुलाते थे नाश्ते पे। और सादा जीवन के रूप में आप कल्पना भी कीजिए कि कोई मुख्यमंत्री केवल धोती और लुंगी में ही कार्यकर्ताओं से बात करता हो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको नाश्ते बुलाया है। पत्रकार भी साथ में थे, उन पत्रकारों को भी उन्होंने कहा आप भी अंदर आइए, नाश्ता यहीं मैंने सबके लिए बनवाया है। मसूरी से उन्हें इतना अगाध प्रेम था कि मसूरी के सभी पर्यटन स्थलों पर वह गए, स्वयं गए, झील में, कंपनी बाग में और माल रोड पर दुकान पर भी 2 बार आए। उनका कहना ये था कि मुझे राम मंदिर के लिए भले ही अपना सत्ता गंवानी पड़े, सब कुछ बलिदान करना पड़े, लेकिन राम मंदिर का निर्माण मेरे जीवन का एक अंतिम लक्ष्य है। कहीं ना कहीं लक्ष्य पूरा भी किया और लक्ष्य पूरा हुआ। भले ही उनके जीवन काल में नहीं हो सका, लेकिन राम मंदिर जो बना है उनकी आत्मा तृप्ति हुई है। कल्याण सिंह जी के जो बेटे हैं पूर्व सांसद राजवीर सिंह जी के साथ मेरे बहुत घर जैसे संबंध थे। उनके बच्चे, उनका परिवार मेरे पास आया जाया करता था। और उसके बाद में जब उनके पोते का एडमिशन यहाँ मसूरी पब्लिक स्कूल में हो गया तो माननीय कल्याण सिंह जी का भी आना जाना शुरू हुआ। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे को अपने बच्चे की तरह रखते थे और बच्चे की तरह बुलाते थे मुझे। और जब हम PWD गेस्ट हाउस में
गए तो किसी कार्यकर्ता ने मेरा परिचय कराया उनसे, उन्होंने सीधे कहा रमोला जी को मैं जानता हूँ। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए इतना बड़ा आदमी ये शब्द निकाल रहे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उसी टाइम उन्होंने राम मंदिर के बारे में जिक्र कर दिया था। राम मंदिर का उन्होंने कहा राम मंदिर बन के रहेगा, चाहे उसके लिए हमारी लाश भी कुर्बान करनी पड़े, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे हमें सरकारें कुर्बान करनी पड़े। और वही हुआ जिस दौरान राम मंदिर आंदोलन चला, जब बाबरी मस्जिद टूट रही थी, तो उन्होंने मुझे अपने संसद में बताया था कि उनके पास एक अधिकारी का फ़ोन आया कि ये लोग तो बाबरी मस्जिद तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा तोड़ने तो ये मैंने ही बोला है उन्हें कि बाबरी मस्जिद तोड़ दें, गुलामी का ये कलंक है ये मिटा दें, और वहाँ पर इसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और निर्माण हुआ भी, और आज उनकी पुण्यतिथि है, तो इस अवसर पर हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर उनको पुण्यतिथि देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हुए हैं, और आगे भी इसी प्रकार का सम्मान देते रहेंगे, क्योंकि हमारे वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। सिंह जी एक बहुत ही बड़े कद के प्रखर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। कल्याण सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने उस वक्त पर हिंदुत्व की बात करी, उस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करी जब पूरे के पूरे राष्ट्र में कांग्रेसवाद था। और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने की अगर कोई बात करता था तो हमारे माननीय अटल जी और माननीय कल्याण सिंह जी थे। उत्तर प्रदेश में जितनी कल्याण रूपी नीतियाँ आई वो कल्याण सिंह जी की देन थी। कल्याण सिंह जी का नाता मसूरी से बड़ा गहरा रहा, और मसूरी के साथ गहरा नाते के साथ साथ उनका एक और स्पष्ट कथन था कि वो कार्यकर्ता के साथ बिल्कुल निचले तल पर होकर मिलते थे। कभी अपने आप को मुख्यमंत्री या कोई कदवार नेता नहीं मानते थे। वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राजस्थान और हिमाचल के गवर्नर भी रहे, राज्यपाल रहे, और इस बीच उन्होंने अनेक सेवाएं जनता को प्रदान करी। ऐसे शख्स को हम श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसे व्यक्तित्व की तारीफ करते हैं जिन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए राम मंदिर की कल्पना करी, राम मंदिर की नींव रखने का प्रयास किया, अपने जीते जी राम मंदिर बनाने की हमेशा बात कही, और सभी लोगों में, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नागरिकों में, सभी में हिंदुत्व की बात आगे बढ़ाकर लेते हुए राम मंदिर का जो आज अस्तित्व हुआ है वो उन्हीं के मंशाओं से, उन्हीं के धारणाओं से हुआ है। और हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार करते हुए ऐसे व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमें राह दिखाई। सहारनपुर के नकुड़ में मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ताओं ने नकुड़ एसडीएम सुरेंद्र कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर निष्पक्षता से जांच करने को कहा। नकुड़ नगर मंडल अध्यक्ष सौरभ कटारिया ने बताया कि हरियाणा पुलिस प्रशासन मनीषा हत्याकांड में लीपापोती का काम कर रही है, लेकिन आजाद समाज पार्टी काशीराम मनीषा को न्याय दिलाने में हर संभव कोशिश करेगा। जिला विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम शक्तिनगर पूछड़ी में जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 38 ग्रामीणों की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मनाली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि ग्रामीण 2013 में रजिस्टर्ड बेनामे से ग्राम पूछड़ी में जमीन खरीदकर मकान बनाया है। भूमि की 143 के साथ ही ग्रामीणों ने बैंक से लोन लेकर चुका भी दिया है। अचानक प्राधिकरण ने बिना उनके नामों के नोटिस जारी कर भवन का ध्वस्तीकरण नोटिस चिपका दिया गया, जबकि ग्राम पूछड़ी प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता। अधिवक्ता दुष्यंत मनाली ने बताया कि उक्त क्षेत्र में करीब 300 लोगों को मानचित्र स्वीकृत न होने को लेकर प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए थे। ग्राम शक्तिनगर पूछड़ी क्षेत्र के प्रधान हजन नरगिस के प्रतिनिधि हाजी शकील अहमद ने कहा कि उक्त क्षेत्र में भवन प्राधिकरण के गठन से पहले बने हुए हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। प्राधिकरण द्वारा जो 38 लोगों को ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया था 15 दिन के अंदर मकान तोड़ने का, उस मामले को लेकर हम उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल गए थे। उसमें जो है हमारे 38 के 38 ग्रामीणों को जो है माननीय न्यायालय ने जो है राहत दी है और पुनः सुनवाई का जिला विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है। जब क्या पूछड़ी गाँव जो है जिला विकास प्राधिकरण की परिधि से बाहर है और हम इस मामले को लेकर जो है माननीय जो हमारे अधिवक्ता थे दुष्यंत मलानी जी के द्वारा हमने पिटीशन फाइल करी थी अलग अलग नामों से, उसमें जो है न्यायालय ने हमें जो है राहत दिया। उसमें ये हुआ कि जो प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई की गई है कि इसको मास्टर प्लान 1987 रामनगर का कथित रूप से बता के उसमें ओपन स्पेस होने के कारण इन निर्माणों को अवैध बताया जा रहा है, जबकि इन लोगों की वहाँ पे पंजीकृत जमीनें रजिस्ट्री से परचेज की हुई है, खतौनी में उनके नाम है और उनके द्वारा 143 भी बहुत सारे केसेस में कराया गया, बैंक से लोन भी लिया गया है। परंतु प्राधिकरण का जो एक पक्षीय आदेश है उनका कहना है कि यह क्षेत्र 1987 के मास्टर प्लान के हिसाब से ओपन स्पेस है
तो उस आधार पर चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट को यह भी बताया गया कि 1987 का रामनगर का मास्टर प्लान कभी अधिसूचित हुआ ही नहीं, क्योंकि उसकी एक समय सीमा होती है। उसके बाद 10 मार्च 2014 को जब अधिसूचित हुआ तो उसके बाद भी 10 साल तक इस एरिया का एक्विजिशन नहीं हुआ, इसको अधिग्रहण नहीं किया गया ओपन स्पेस के लिए, और सभी लोगों के पास वैध दस्तावेज। और प्राधिकरण द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई, लोगों को नोटिस कहीं तामील नहीं कराया गया, सिर्फ अन्य नामों से जो भवन स्वामी है उसके बजाय किसी और के नाम से उसके घर पे नोटिस चस्पा करके कार्रवाई पूरी मान ली गई और एक तरफा बेदखली आदेश पारित कर दिए गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जस्टिस और उसके बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में जो गाइडलाइंस इशू की है उसका खुला उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नोटिस जो डिमोलिशन है वो बहुत गंभीर प्रकृति की कार्रवाई है, क्योंकि ये राइट टू शेल्टर यानी कि जो आवास का अधिकार है उसके उल्लंघन में होता है। तो इसलिए जो मानक, जो गाइडलाइंस और सेफगार्ड दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन करना होता है। लेकिन जो विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई वो पूरी कैजुअली मनमाने तरीके से की गई और जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव है उनका खुला उल्लंघन उनके द्वारा किया गया, जिससे लोगों को न तो समय पर सूचना मिली और न ही उनको दस्तावेज पेश करने का मौका मिल पाया और एक तरफा बेदखली आदेश पारित हो गए। तो आज कोर्ट ने इन सब तथ्यों को देखते हुए जो बेदखली आदेश पारित हुए थे उन पर रोक लगा दी है और प्राधिकरण ने अपना पक्ष रखने के लिए कहा है, जिसमें सभी लोगों के पास अपने मालिकाना के दस्तावेज हैं। उसके अलावा ये क्षेत्र नक्शा पास कराने के लिए पूर्व से ही स्थगित है, यहाँ पर नक्शा पास कराने की प्रक्रिया जो शासन की अधिसूचना है 2021 की और आज भी लागू है। और ये ओपन स्पेस की जहां तक बात है तो 1987 का मास्टर प्लान का जो प्रस्ताव था उसके हिसाब से शहर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो शहर जिस तरह से डेवलप हो गया है बीते इतने सालों में, अब वापस जाकर सन 87 का वो मास्टर प्लान जो कि अधिसूचना ही जिसकी सन 87 में नहीं हुई थी, उसके आधार पर अगर इसको किया जाएगा तो इससे सिर्फ इसी क्षेत्र पर नहीं उस शहर के उस बाकी क्षेत्र पर भी फर्क पड़ेगा जो पिछले 50 सालों में विकसित हो चुका है। उत्तरकाशी के यमुना वैली में गदेरे से मलबा आने के कारण यमुना नदी का प्रवाह बाधित होने से स्याना चट्टी में एक अस्थायी झील बन गई है। निकासी बाधित होने से जलभराव लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने आसपास के घर, मकान व होटल खाली करवा दिए हैं। वहीं अत्यधिक जलभराव से निचले इलाकों के सभी जनमानस को सचेत रहने और नदी के आसपास न जाने की सलाह दी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के बारा कैंची क्षेत्र में मलिन बस्ती में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि 2 परिवारों के आशियाने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें रहने वाले की जान पर बनाई। स्थानीय लोगों की सूचना पर प्रशासन तुरंत हरकत में आया, जिसके बाद मसूरी नगर पालिका और उप जिलाधिकारी कार्यालय की संयुक्त टीम ने अधिशासी अधिकारी तनवीर महरवा के नेतृत्व में मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद पीड़ित देवकी देवी और जयकांत को तत्काल राहत स्वरूप 5000 के चेक सौंपे गए। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से पीड़ितों को न सिर्फ आर्थिक सहारा मिला बल्कि उम्मीद की एक नई किरण भी दिखाई दी। सहारनपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों से पैसे निकालने की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अंबेहटा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा। अब पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।